अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे काफ़ी सारी बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तेलंगाना में हुए म्युनिसिपल इलेक्शंस की वोट काउंटिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। ये इलेक्शंस 11 फरवरी को 116 म्युनिसिपैलिटीज और 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में हुए थे, जहां लोगों ने अपना वोट दिया था। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स तैयार किए हैं, जहां सिर्फ ऑफिशियल्स, कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है, जबकि आम लोगों और मोबाइल फ़ोन्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अंदर ले जाना मना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काउंटिंग मल्टीपल राउंड्स में हो रही है और हर राउंड के बाद रिजल्ट्स वेरीफाई करके अनाउंस किए जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए साइबराबाद पुलिस और मलकाजगिरी इलाके की पुलिस ने काउंटिंग सेंटर्स के आसपास सख्त इंतजाम किया है, जहां 500 मीटर के एरिया में ज़्यादा लोगों का जमा होने पर पाबंदी लगाई गई है ताकि अमन और लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे। ऑफिशियल्स ने बताया है कि काउंटिंग का पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है और जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी वैसे वैसे फाइनल नतीजा पब्लिक को बताया जाएगा। तेलंगाना में भारत बंद के दौरान कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ने मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट और धरने किए। ये बंद मरकजी सरकार की लेबर पॉलिसी और नए लेबर कोड्स के खिलाफ बुलाया गया था। प्रोटेस्ट में कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम के लीडर्स और वर्कर्स हैदराबाद के साथ दूसरे शहरों में भी सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि नए लेबर कवानीन मजदूरों के हुकूक को कमज़ोर करते हैं और उनकी जॉब सिक्योरिटी पर बुरा असर डालते हैं। बंद के दौरान कुछ जगहों पर काम बंद रहा और कुछ इदारों में अटेंडेंस कम देखी गई। सिंगरेनी के कुछ मजदूरों ने भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा लिया। पुलिस ने मुकम्मल सिक्योरिटी का इंतजाम किया था ताकि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे और रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरा प्रोटेस्ट अमन के साथ गुजरा। तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास एक खतरनाक भालू को फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने पकड़ लिया है। ये भालू इंसानों पर हमला कर रहा था और 11 फरवरी को किन्वट के पास खेतों में काम कर रहे लोगों पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई दूसरे लोग जख्मी हो गए। कुछ लोगों को गहरी चोट आई और उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। इस वाक़ये के बाद गांव वालों में डर का माहौल पैदा हो गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने तुरंत तलाश शुरू की और लगातार कोशिश के बाद भालू को काबू में कर लिया गया। ऑफिशियल्स ने बताया कि भालू बॉर्डर एरिया में घूम रहा था और तेलंगाना की तरफ बढ़ने का खतरा भी था, इसलिए सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई थी। अब भालू को पकड़ने के बाद इलाके के लोगों ने सुकून की सांस ली और हालात कंट्रोल में बताए जा रहे हैं। तेलंगाना सरकार अगले 15 दिन के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक नया हेल्थ स्कीम शुरू करने वाली है। ये स्कीम स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, टीचर्स, रिटायर्ड स्टाफ और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए होगा, ताकि उनको बेहतर और आसान इलाज की सहूलत मिल सके। इस स्कीम के तहत एम्प्लॉयज़ अपनी बेसिक सैलरी का 1.5% हिस्सा देंगे और उतना ही हिस्सा सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी, जिससे एक जॉइंट फंड तैयार होगा और उस फंड से मेडिकल खर्च उठाया जाएगा। ऑफिशियल्स ने कहा कि इस स्कीम में कैशलेस ट्रीटमेंट की सहूलत देने के लिए कई प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप किया जाएगा। स्कीम की तफसील और गाइडलाइंस जल्दी फाइनल की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर इसमें तब्दील भी की जा सकती है। अंदाज़ा है कि इससे लाखों एम्प्लॉयज़ और उनके परिवार के लोगों को सीधा फ़ायदा मिलेगा और उनको इलाज के लिए परेशानी कम होगी। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो मई 2034 तक तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के तौर पर बने रहने का इरादा रखते हैं। उन्होंने ये बात मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही और अपना यकीन जाहिर किया कि उनकी पार्टी मजबूत पोजीशन में है। उनका कहना था कि अगर सब कुछ ठीक रहा और अगले इलेक्शंस में उनकी पार्टी को आवाम का सपोर्ट मिला तो वो 2034 तक सीएम के पद पर रह सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने यह भी इशारा दिया है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम लागू होता है और असेंबली और लोकसभा इलेक्शंस एक साथ होते हैं तो उनका पहला टर्म लंबा हो सकता है। उनका कहना था कि फिलहाल स्टेट में उनके लिए कोई बड़ा सियासी चैलेंज नहीं नजर आ रहा और पार्टी के अंदर भी लीडरशिप को लेकर कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं है। इस बयान के बाद तेलंगाना की सियासत में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है। तेलंगाना सरकार ने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए एक नया क्यूआर कोड वाला सिस्टम अनाउंस किया है, जिससे रोड सेफ्टी और गाड़ियों की पहचान दोनों बेहतर बन सके। इस निज़ाम के तहत रिफ्लेक्टिव टेप्स और रेयर मार्किंग प्लेट्स पर अब एक क्यूआर कोड, यूनिक सीरियल नंबर और तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को होलोग्राम लगाना ज़रूरी होगा, ताकि फेक या लो क्वालिटी टेप्स का इस्तेमाल रोका जा सके और गाड़ियों की ट्रेसेबिलिटी पॉसिबल हो। ये नया रूल 20 फरवरी से पूरे स्टेट में लागू हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया है कि क्यूआर वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही व्हीकल्स को फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। हाल ही में कुछ टेप्स नई लगाई गई हैं, उनको 3 महीने की छूट मिलेगी, लेकिन उसके बाद वेरिफिकेशन कंपलसरी है। सरकार ने इस काम के लिए 5 ऑथराइज्ड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को एम्पैनल किया है और सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर्स के थ्रू ही टेप्स लगवाने और सर्टिफिकेट इशू करने की इजाज़त दी है।
सरकार ने टेप्स और उनके एसेसरीज के लिए मैक्सिमम प्राइसेस भी फिक्स कर दिए हैं, जिससे ओवरचार्जिंग ना हो और प्राइस कंट्रोल में रहे। ऑफिशियल्स क्यूआर स्कैनिंग के जरिए कंप्लायंस की मॉनिटरिंग भी करेंगे और रूल तोड़ने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन शुरू किया जाएगा। इस फैसले का मकसद रात के वक्त गाड़ियों की विजिबिलिटी बेहतर करना और सड़कों पर होने वाले एक्सीडेंट्स को कम करना बताया गया है। अब ट्रांसपोर्ट व्हीकल की पहचान और उनकी सेफ्टी दोनों क्यूआर सिस्टम के जरिए और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। सीएम रेवंत रेड्डी ने मरकजी सरकार से दरखास्त की है कि कृष्णा विकाराबाद रेल लाइन का पूरा खर्चा यूनियन गवर्नमेंट उठाए। उन्होंने ये बात दिल्ली में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के दौरान कही। उनका कहना था कि इस प्रोजेक्ट से तेलंगाना के कई इलाकों को सीधा फायदा होगा और इंडस्ट्रियल तरक्की तेज होगी, इसलिए इसका फाइनेंशियल बोझ सेंटर को लेना चाहिए। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में जमीन हासिल करने का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि कृष्णा विकाराबाद रोड के आसपास लाइमस्टोन के ज़खायर मौजूद हैं और यहाँ सीमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की प्लानिंग चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यूनियन बजट में जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का ऐलान हुआ है, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स तेलंगाना से शुरू करने पर भी गौर किया जाए। उनका कहना था कि शमशाबाद के पास जमीन एलोकेट करके एक रेल हब डेवलप किया जा सकता है, जिससे स्टेट की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। रेलवे मिनिस्टर ने उनकी बात पर गौर करने का यकीन दिलाया है। वेस्ट बंगाल में निपा वायरस से पहली मौत रिपोर्ट हुई है। एक 25 साल की नर्स जो इस वायरस से मुतासिर थी, हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल कर गई। उन्हें पहले बुखार और दूसरे सिम्टम्स के बाद एडमिट किया गया था और बाद में उनकी हालत नाजुक होने पर आईसीयू में रखा गया। काफ़ी दिन तक वेंटिलेटर पर रहने की वजह से उनकी तबीयत और कमज़ोर हो गई थी और बाद में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गए। हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताया कि इस मामले के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई और जिन लोगों का उनसे राब्ता था उन सब की जांच की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक सिर्फ 2 कंफर्म केसेस मिले थे, जिनमें से एक शख्स पहले ही ठीक होकर घर जा चुका था। फिलहाल कोई नया केस सामने नहीं आया है। निपा वायरस आमतौर पर चमगादड़ से फैलता है और इसके सिम्टम्स में तेज़ बुखार, सर दर्द और सांस लेने में तकलीफ शामिल हो सकती है। इस वायरस का कोई खास इलाज या वैक्सीन अभी तक मौजूद नहीं है, इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग और एहतियाती कदम बरकरार रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की इम्पोर्टेंट अपडेट्स। आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।